Hello, children of class 8th. Today I am continuing your second chapter of history, social science. My wonderful book of social science. So, I am coming on page number 15. Last time I have left there, by the early 17th century, the Dutch and the French traders also arrived on the scenes. In India, as you know, first Portuguese arrived, then arrived English, Britishers. Then by the early 7th century, Dutch and French traders. Dutch people are the people from Netherlands or Holland, and the French people are from France. So people from the traders from Holland or Netherlands or France, they started arriving here in India. तो वो लोग वहाँ से आने लगे ट्रेड करने, व्यापार करने. Now I am continuing the next part. This is a part 2, you may say. The presence of so many companies intensified competition and reduced profits. इतने ज़्यादा होने से कंपनीज कई हो गए. तो आपने सुना ही है, 4 तो हो ही गई. ये सारी ट्रेडिंग कंपनीज थी, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच एंड ऑल्सो फ्रेंच. तो ये आपस में कंपटीशन बढ़ गया कंपनीज के बीच में. आपस में इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया. और उससे क्या हुआ, उनके मार्जिन जो है, प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी कम हो गया. क्योंकि ज़्यादा जब वो होगा, कंपटीशन होगा, तो बट नेचुरल मार्जिन कम होगा. तो आपस में काफ़ी ज़्यादा उनमें प्रतियोगिता होने लगी. एंड बट देयर मार्जिन ऑल्सो रिड्यूस्ड. All of them wanted to buy goods at low prices in India and sell them at very high prices elsewhere, particularly in Europe. तो ज़्यादातर सबके सब क्या चाहते हैं, यहाँ पे बहुत कम दाम में मिल जाए इंडिया से. इंडिया यहाँ उन लोगों ने कॉलोनी बना ली थी, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली थी. तो इंडिया से कम दाम में चीज़ें मिल जाए और वो जाके बाहर जाके एल्सवेयर, इंडिया से बाहर जाके, और ख़ासकर यूरोप, वो यूरोप से ही आए थे, अपने दूसरे यूरोप, अपने देश में नहीं हो तो दूसरे देश में जाके, यूरोप में ही, यूरोप में बहुत छोटे छोटे कंट्रीज है, दे वांटेड टू सेल देयर गुड्स एट हाई प्राइसेस देयर. ज़्यादा कीमत पर वहाँ पर अपना सामान बेचेंगे, जो चीज़ यहाँ से इंडिया से ले जाएंगे. ऐसा उन लोगों की मंशा थी, कम खर्चा करें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं. लेकिन ऐसा करने में उन लोगों ने बड़ी तिकड़मबाजी की. क्या किया उन लोगों ने, ट्रेडिंग कंपनी ने, द नीड टू सिक्योर मार्केट्स रिजल्टेड इन एग्रेसिव वार्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज. तो एक जो मार्केट कैप्चर करने का एक होड़ लग गई थी. तो उससे क्या, यूरोप में मार्केट जहां वो बेच सके माल को, होड़ लग गई. तो आपस में लड़ाइयाँ बढ़ने लगी. ये लोग आपस में लड़ने लगे, यही सारे ट्रेडिंग कंपनीज, जो ब्रिटिश की, पोर्चुगीज़ की, डच की और फ्रेंच की, इनके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ने लगी. कैसे, वो सुनिए लड़ाइयाँ किस ढंग से बढ़ी. मार्केट को सिक्योर करने के लिए, अपना फैलाने के लिए यूरोप में. ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड राइवल कंट्रीज रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, ब्लॉक्ड रूट्स एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स. एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे लोग. वो जो ट्रेडिंग कंपनीज भी हथियार लेके निकलते थे, ऑन विद आर्म्स. और राइवल कंट्रीज जो अपने उनके जो कंपटीशन में जो कंट्रीज थी, उनके वो नियमित रूप से उनको शिप्स को डुबो देते थे, उनका नुकसान कर देते थे, उनके जहाज़ों को डुबो देते थे. उसमें पानी के जहाज़ चलते थे, पानी के जहाज़ों को वो लोग डुबो देते थे, एक कंट्री दूसरे कंट्री के. माना जैसे इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज़ का डुबो दिया, या फ्रेंच लोगों ने डच लोगों का डुबो दिया. तो ये काम ये लोग रेगुलरली करते थे, शिप डुबोने का काम. ब्लॉक्ड रूट्स एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स.
और रास्ता रोक देते शिप्स का, दूसरे कंट्रीज का शिप्स का रास्ता रोक देते ताकि वो लोग अपने सामान लेके नहीं जा सके, गुड्स सामान लेके वो सप्लाई सामान ना तो रॉ मटेरियल आ सके ना अपनी गुड जा सके। तो ये कॉन्स्टेंटली ये सब करते थे एक दूसरे को, और हथियार लेके चलते थे। आप दे ट्रेडिंग सेंटर्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस एंड कंपनीज रेज देयर ओन आर्मीज। यहाँ एक चक्कर चल गया है। ट्रेडिंग जो सेंटर है, जो अलग अलग जो फैक्ट्री जहाँ थी, अब पिछली बार बताया ना फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज तो अलग अलग जहाँ फैक्ट्रीज बना रखी थी उनको बड़ा उन्हें सिक्योर्ड कर रखा था, वहाँ फोर्टिफाई कर रखा था। फोर्टिफिकेशन मीन्स वहाँ किलेबंदी कर रखी थी, वहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी आर्मी भी लगा रखी थी। तो वहाँ पे फैक्ट्रियों की और ट्रेडिंग सेंटर को उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से उन लोगों ने अपने अपने जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जहाँ जैसी ट्रेडिंग कंपनी वो अपनी किलेबंदी कर रखी थी ताकि वहाँ पे ज़्यादा जल्दी आक्रमण नहीं कर सके दूसरे ट्रेडिंग कंपनी वाले या यहाँ के राजा भी। तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उसको किलेबंदी कर रखी थी। इन कोर्स ऑफ टाइम द पोर्चुगीज एंड डच वर ऊस्टेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेड। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये लोग हारते गए, पोर्चुगीज और डच यहाँ से ऊस्टेड हो गए, मतलब यहाँ से देवर थ्रोन आउट, और कंपटीशन में खाली दो रह गए, कौन से, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच रह गए, और पोर्चुगीज और डच धीरे धीरे यहाँ से उखड़ गए। ठीक है, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच स्टार्टेड डोमिनेटिंग द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। बस ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज है, पहले तो चार थी, दो चले गए यहाँ से, निकल गए, कंपटीशन नहीं ठहर पाए, पोर्चुगीज और डच निकल गए, अब बाकी दो रह गए, ब्रिटिश और फ्रेंच। ये दोनों ही यहाँ से माल सप्लाई करते थे, ट्रेड करके ले जाते थे इंग्लैंड से, और दोनों के दोनों कहाँ सप्लाई करते, यूरोप में अपना मार्केट माल सप्लाई करते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, आपस में जो कंपटीशन बढ़ गया। तो किसका, एंग्लो मीन्स इंग्लैंड, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जो आपस में कंपटीशन बढ़ गया, और कैसे एक दूसरे प्रतिद्वंदी हो गए, कैसे एक दूसरे के अंदर दुश्मनी बढ़ी, उसके बारे में अगला फेज़ है, अगला जो दौर है वो चला। ये इंडिया के अंदर ही इनके आपस में भी दुश्मनी बढ़ गई। अराउंड द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी मिडल आ गया था, 18th सेंचुरी मिडल मतलब 1750 के आसपास, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी मीन्स अबाउट इन 1750 AD, इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेड इंटरेस्ट क्लैश दैट रिजल्टेड इन द एंग्लो फ्रेंच वार्स। ये इंपॉर्टेंट वार्स है, ये आपस में दोनों के इंटरेस्ट क्लैश करते थे, मतलब एक दूसरे के इंटरेस्ट क्लैश करते थे। तो दूसरे के अंदर मतलब वो उसका नहीं चाहता था, एक दूसरे का नहीं चाहते थे, उनके अपने जो वो थे इंटरेस्ट से, स्वार्थ उनके वो होते थे, झगड़ा हो गया स्वार्थ के बीच में, उन लोग का चलता नहीं था। तो स्वार्थ सिद्धि के लिए वो क्या करते, एक दूसरे के उसमें आते थे, तो उससे उन्हें लड़ाई हुई। उनको कर्नाटक वार्स कहते थे। कर्नाटक में साउथ इंडिया में जो वार्स हुई, ये सब ज़्यादातर साउथ इंडिया तमिलनाडु के आसपास हुआ है। तो कर्नाटक की स्पेलिंग यहाँ पे सी से है, CARNATIC। कर्नाटक मीन्स जो आज का जो कर्नाटक है, जो कि उस टाइम तमिलनाडु कर्नाटक ये सब था, साउथ इंडिया, वहाँ पे ये वार्स हुए। ये वार्स चले 1744 से 1763, लगभग 20 साल तक ये वार्स होते रहे, कई लड़ाइयाँ हुई। ये आपस में राइवलरी के कारण, दुश्मनी कारण फ्रांस और इंटरेस्ट क्लैश कर रहे थे, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई चलती रही 20 साल तक। तो ये इन द रीजन विद इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वो उसी जगह लड़ाई हुई जहाँ पर आजकल तमिलनाडु है, साउथ में। नेक्स्ट पेज, 16th पेज, आई हैव कम टू पेज नंबर 16। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। कॉन्क्वेस्ट मीन्स, हाँ, अब इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पे, बंगाल बहुत बड़ा एक बाधा था। ये जो बंगाल जो है वहाँ पे बहुत अच्छे राजा थे, बड़े स्ट्रांग राजा हुआ करते बंगाल में। तो एक बाधा की सृष्टि वो लोग करते, देसी राजा थे यहाँ के। तो वहाँ पर देखिए उस टाइम क्या था, धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए। तो मुगल का मेन था
आपने पढ़ा होगा, ये दिल्ली के आसपास था, बट वहाँ पे उस टाइम बंगाल बहुत स्ट्रांग था, तो एक बहुत बड़ी बाधा बंगाल सामने आ गया था इनके, ब्रिटिश के। वो कैसे? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मियरली ट्रेडिंग बॉडी इन द अर्ली 17th सेंचुरी। तो पहली तो बात है, ये समझना पड़ेगा 17th सेंचुरी मतलब 1601 से स्टार्ट होती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपने पढ़ा इसी चैप्टर 1600 बनी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी, खाली उसका काम था ट्रेड करना, व्यापार करना। दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट एट हुगली अराउंड 1651। ये उसकी बात हो रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो 1651 में उन्हें पहला एक वहाँ पर एक ट्रेड सेटलमेंट बनाया हुगली। हुगली कहाँ पर है? जो कि वेस्ट बंगाल में। हुगली रिवर नदी, हुगली रिवर में गंगा नदी का जो पार्ट है वहाँ हुगली कहते हैं उस रिवर को। गंगा नदी का अलग अलग पार्ट है ना, उसको हुगली कहा जाता है। उसका नाम अलग अलग जगह अलग अलग है। गंगा है तो वो बहुत लंबी नदी गंगा, लेकिन इट इज़ कॉल्ड बाय अदर नेम्स ऑल्सो इन डिफरेंट रीजन्स। तो दिस इज फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट दे एस्टैब्लिश देयर। तो हुगली में किया, वेस्ट बंगाल में, 1651 की बात है। द कंपनी ट्रेडर्स नोन एज फैक्टर, क्योंकि पहले मैं बताता फैक्टर्स से फैक्ट्री बनाया है, जो ट्रेडर्स को, कंपनी के ट्रेडर्स को फैक्टर बोला जाता है। ऑपरेटेड फ्रॉम दिस प्लेस, वहाँ हुगली से उन्होंने अपना स्टार्ट किया काम। ऑपरेटेड फ्रॉम दिस प्लेस, जहाँ फैक्ट्री पहली बनाई और अपना जो कारोबार, जो ट्रेड है, जो व्यापार है, यहीं से चालू किया। द फैक्ट्री कंसिस्ट ऑफ वेयर हाउस एंड ऑफिस एज वेल एज रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। तो उस टाइम की जो फैक्ट्री होती थी, वो कोई फैक्ट्री ऐसा नहीं वहाँ सामान बनता था, मैं पहले बोल, वो खाली वेयर हाउस होता। वेयर हाउस में गोडाउन टाइप होता, जाके सामान रखा जाता था, और वहाँ पर ऑफिस भी होता था। और वहाँ पे रहने के जो लोग थे, वहाँ पे ज़्यादातर ब्रिटिश लोग थे ट्रेडर्स, और यहाँ के लोग भी हायर कर लेते थे वो लोग, इंडियंस। तो वहाँ उनकी कॉलोनी बना दी गई थी, वहाँ पर रेजिडेंशियल मतलब रहने की कॉलोनी क्वार्टर बना दी गए थे। तो ये सब चलता था फैक्ट्री के अंदर। द कंपनी स्टेट फ्लरिश्ड, बट when they violated trade rules, औरंगजेब डिक्लेयर्ड ए वार एंड डिफीटेड देम। देखो ये है यहाँ की बात। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बहुत बार उसने नियम तोड़े। तो लास्ट जो मुगल किंग जो पावरफुल था औरंगजेब था, तो उसने तो अच्छा था, उसकी सेना भी अच्छी खासी थी, उसने हरा भी दिया उसको। जब देखा कि ये रूल तोड़ रहे हैं, वायोलेशन कर रहे हैं, मतलब ब्रेक कर रहे हैं रूल्स का, ट्रेडिंग रूल्स, कुछ उसने ट्रेडिंग रूल्स थे तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसने वार कर दिया, औरंगजेब ने लड़ाई कर दी, उसको हरा भी दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। औरंगजेब डिक्लेयर कर दिया और डिफीट कर दिया। लेटर द कंपनी परसुएडेड औरंगजेब टू ग्रांट देम द राइट टू कैरी ऑन ड्यूटी फ्री ट्रेड इन रिटर्न फॉर एन एनुअल पेमेंट। बाद में उन्होंने, कंपनी वालों ने रिक्वेस्ट की, परसुएड किया, मतलब उनको मनाने की कोशिश औरंगजेब की कि उनको अलाउ किया जाए यहाँ पर ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब उनको टैक्स नहीं देना। ड्यूटी मीन्स टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे औरंगजेब को, और ड्यूटी फ्री कर दो, हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ये क्या है? तो बिना टैक्स के, पेमेंट के टैक्स कौन लेंगे? औरंगजेब। वो टैक्स नहीं लेंगे, हाँ, बल्कि वो एक एनुअल पेमेंट दे देंगे, सालाना एक कुछ पैसा दे देंगे, लेकिन ये ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए उसने औरंगजेब को मना लिया, परसुएड कर लिया, मतलब मना लिया। आफ्टर औरंगजेब डेथ द मुगल एम्पायर बिकेम वीक एंड द कंपनी इंटेंसिफाइड इट्स ऑपरेशंस इन बंगाल। देखिए यहाँ पर मौत हो गई, औरंगजेब के मौत के बाद तो कंपनी ने अपना काफ़ी कारोबार अपना वहाँ चालू कर दिया, दिल्ली से चालू कर दिया बंगाल में, क्योंकि यहाँ तो कमज़ोर पड़ गए थे मुगल्स लोग, तो बंगाल में वहाँ पे काफ़ी वो लोग अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। दे कंपनी स्टार्टेड इट्स इंटेंसिफाइड में बढ़ा दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन बंगाल, क्रियाकलाप बढ़ा दिया। दिस इंटेंसिफाइड, दे इंक्रीज्ड द ऑपरेशन इन बंगाल। In 1717, they got the right to import and export goods without paying the custom duty from Mughal Emperor
फर्रुखसियर, देखिए फर्रुखसियर लेटर मुगल्स में से आते हैं, आपने सुना पढ़ा होगा, पढ़ेंगे फर्रुखसियर के बारे में। लेटर मुगल्स में आते हैं, देवर 10 लेटर मुगल्स आफ्टर औरंगजेब। तो फर्रुखसियर तो कमज़ोर राजा थे, तो उनको समझा बुझा के, उनको पट्टी पढ़ा के उन्होंने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने लग गए थे, और कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ती है। आजकल भी कस्टम्स ड्यूटी, जो कि अगर विदेशों में सामान ले जाए, आजकल भी ये है, सभी देश लेते, जैसे यहाँ का सामान वहाँ ले तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, वो एक वो होता है, गवर्नमेंट की कमाई होती है। तो उसने मना लिया फर्रुखसियर को, कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे हम लोग, हम यहाँ व्यापार करेंगे, वी विल नॉट पे द कस्टम ड्यूटी, ऐसा उसने मना लिया, वो कर हम नहीं देंगे, फर्रुखसियर को मना लिया। हाउएवर द कंपनीज एम्प्लॉयज मिसयूज दिस राइट एंड कैरिड ऑन इलीगल प्राइवेट ट्रेड फॉर विच दे डिड नॉट पे ट्रेड ड्यूटीज। यहाँ तक उन्होंने बड़ा वो कर दिया, घपला किया कंपनी के जो कर्मचारियों ने, उसने ये जो अधिकार है उसका बड़ा गलत उपयोग किया, और उन्होंने गलत जो प्राइवेट ट्रेड भी किया, उन्होंने इलीगल जो कि गैर कानूनी काम भी किया, और उसने बिल्कुल भी ट्रेड ड्यूटीज नहीं दी, कर कुछ नहीं दिया। इससे बहुत ज़्यादा घाटा हो गया इसको, आपके यहाँ पर फर्रुखसियर मुगल्स को, राजाओं को। दिस रिजल्टेड एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यूज फॉर बंगाल, और बंगाल में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया, क्योंकि उसने वहाँ पर फर्रुखसियर ने ग्रांट कर दिया था। कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल। नेक्स्ट टॉपिक, कन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़ा, आपस में जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो झगड़ा हुआ बिटवीन कंपनी में हियर ईस्ट इंडियन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल में जो थे शासक थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शासक हुए थे उस टाइम, मुगल तो वीक पड़ गए थे, लेकिन बंगाल के शासक जो थे, रूलर, देवर नोन एज नवाब्स। ये भी आपके मुगल तो नहीं थे, लेकिन एक अलग थे और काफ़ी अच्छे जिसके काफ़ी पावरफुल रूलर्स हुए बंगाल में। 2-3 के नाम अभी आपको बताता हूँ। एक उनमें नाम था मुर्शीद कुली खान, दूसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उनका नाम था सिराजुद्दौला, और तीसरा है अलावर्दी खान। तीनों नाम याद रखिए, ये बंगाल के रूलर्स थे, स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, पावरफुल रूलर्स थे। एक उनमें था मुर्शीद कुली खान, जिसके नाम से मुर्शिदाबाद पड़ा, आपने सुना होगा, मुर्शिदाबाद इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, तो मुर्शीद कुली खान के नाम से मुर्शिदाबाद पड़ा है। देन सिराजुद्दौला, ये बहुत ही पॉपुलर किंग है, बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला। एंड लास्ट इज अलावर्दी खान, ये बहुत पॉपुलर है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century, द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द कंपनी इंटेंसिफाइड, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। कंपनी में और नवाब्स ऑफ बंगाल में आपस में झगड़ा काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि वो लोग इलीगल प्रैक्टिस कर रहे थे, नवाबों को नुकसान हो रहा था, नवाब पावरफुल थे, तो इन्हें बहुत गलत काम कर रहे थे कंपनी वाले, मतलब ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी वाले। फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे 3 जो आपको बताया, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। दोबारा बताता था, मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला और अलावर्दी खान। In order to keep a check on activities of the officials of the company, the Nawab laid down certain conditions which the company had to obey or lose the right to trade in Bengal. फिर ये स्ट्रॉन्ग रूलर्स ने कुछ कंपनी के वो लगा दिए, इन लोगों ने कुछ कंपनी को ट्रेड करने के लिए कुछ रूल लगा दिए ऑफिशियल्स को, इनको थोड़ा कंटेन करने के लिए। ज़्यादा वो लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सके, मतलब धोखाबाजी नहीं कर सके, तो इन लोगों ने कुछ उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, कंपनी वालों की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए नवाब ने कुछ कंडीशंस लगाई विद द कंपनी, जिसको मानना पड़ेगा कंपनी को, नहीं तो उनको खोना पड़ेगा व्यापार करने का अधिकार। तो कुछ कंडीशंस लागू कर दी नवाब्स ने कि भैया तुम्हें इस कंडीशंस पे करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा कंडीशन, और नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको हम नहीं करने देंगे, कम से कम बंगाल में बिजनेस नहीं करने देंगे, और बहुत नुकसान होता है उससे। दिस रिजल्ट इन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू, गलत मैंने पढ़ दिया, तो यहाँ है इन ऑर्डर क्या हो गया ये, देखिए कौन से थे वो आप देख लिए,
ये जो कंडीशंस क्या थी, यहाँ पे 4 कंडीशंस दी हुई है पर्पल कलर में, देखिए अंदर पेज नंबर 16 के बीच में पर्पल कलर है। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु आर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड शैल पे कस्टम्स ड्यूटी और द प्रिविलेज ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड विल बी विड्रॉल ऑल टुगेदर, ये कहा गया। देखिए ये जो ऑफिशियल्स, जो अफसर लोग हैं कंपनी के, उनको जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं उनको कस्टम ड्यूटी देना ही पड़ेगा। तो विदेशों में माल ले जाएंगे यूरोप में, तो उनको दे हैव टू पे द कस्टम्स ड्यूटी, जो कर देना पड़ेगा कस्टम्स ड्यूटी। और नहीं तो उनको जो प्रिविलेज जो वो मिला था, यहाँ पे जो एक प्रिविलेज मतलब सुविधा मिली थी ट्रेड करने की, फ्री ट्रेड करने की, वो उनसे अधिकार छीन लिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा अगर उन्होंने कस्टम ड्यूटी पेमेंट नहीं की। किनको? बंगाल के नवाब को। एक अच्छी कंडीशन थी, इससे क्या नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे थे लोग, कस्टम ड्यूटी भी नहीं पे कर रहे थे, इट वॉज ए लॉस टू, और फ्री ट्रेड भी करना चाह रहे थे। द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स सेटलमेंट, और कंपनी अपना बढ़ाएगी नहीं उसका सेटलमेंट का फोर्टिफिकेशन, मतलब अपना किलेबंदी और ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन, नवाब फॉरबिड द कंपनी फ्रॉम मिंटिंग कॉइन्स, नवाब ने मना कर दिया आप अपना कॉइन नहीं बनाओगे। मिंटिंग मतलब टकसाल होता है, टकसाल जहाँ पे वो कॉइन बनते हैं, वो आप उनको मना कर दिया गया। द कंपनी शैल पे लार्जर अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट फॉर द ट्रेड कंसेशन, कंपनी को कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ट्रेड कंसेशन के लिए, आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, ये कंडीशन रख दी थी। So today I am finished my second part. Tomorrow I will start the third part after following this. Okay? Have a nice day. Goodbye. Have a nice day.